गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का 6 टॉपिक करने जा रहे हैं, द रिवॉल्यूशन एंड एवरी डे लाइफ, क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है। पहली लाइन में, क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल तथा उनकी पढ़े जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों और महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। कहना मतलब फ्रांसीसी 1789 फ्रांस की क्रांति के बाद 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस में के पुरुषों और महिलाओं एवं बच्चों, ठीक है, महिलाएं, पुरुष और बच्चों में ऐसे उनके जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। ठीक है, उसके बाद क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। क्रांतिकारी जो सरकार बनी थी, उन्होंने वहाँ पर ऐसे कानून बनाकर उनको स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों का या प्रथाओं का रोज़ाना ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया है। उनके जीवन में क्या है, कानून लाकर ऐसा पास कर दिया डेली जीवन में। उसके बाद देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में, बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति, यानी वन इम्पोर्टेंट लॉ, यानी एक महत्वपूर्ण कानून सामने आया था जल्दी ही। बास्तिल का किला जब ध्वस्त हुआ था गर्मियों में 1789 की क्रांति के कारण, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कानून था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, यानी सेंसरशिप का खात्मा। ठीक है, उसके बाद प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। यानी प्राचीन अगर राजतंत्र में देखा जाए तो राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित जितनी भी सामग्रियाँ थी, यानी ओल्ड राजतंत्र में जितनी भी रिटर्न चीज़ें लिखी हुई थी, मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक गतिविधियों के तहत, चाहे वो पुस्तक हो, न्यूज़पेपर हो, प्ले, नाटक हो, कोई अगर वो प्रकाशित करना हो तो आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव द सेंसरशिप ऑफ द किंग, यानी राजा से परामर्श करके राजा के द्वारा पास करवाया जाता था। ठीक है, मंचित या प्रकाशित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारियों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। अब उन्होंने क्या है, यह डिक्लेरेशन कर दिया, घोषणा कर दिया, राइट्स ऑफ मैन, यानी मानव के अधिकारों की घोषणा कर दी कि या नागरिकों की। उन्होंने क्या घोषणा की, दावा किया कि बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति जो कि एक नैसर्गिक अधिकार है। उसके बाद
न्यूज़पेपर यानी अखबार, इसके बाद देखें परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। ठीक है, देखें तो यहाँ पर क्या है, न्यूज़पेपर यानी अखबार, पर्चे, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, तस्वीरें, उनकी पूरे फ्रांस टाउन कस्बे में क्या है, बाढ़ सी आ गई थी। ठीक है, वह तेज़ी से गांव देहात तक जा पहुंची और वो तेज़ी से क्या है, ट्रैवल करते हुए रैपिडली तेज़ी से कंट्री साइड यानी देहाती इलाकों में या गांव साइड में क्या है, पहुंच गई। उसके बाद उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। अब पहले तो फ्रांस में लोगों को पता चल रहा था फ्रांस में क्या क्या चल रहा है, कैसी घटनाएं हो रही है। अब क्या है, देहाती इलाकों में लोगों को क्या है, वो पता चल गया और उन पर क्या है, डिस्कस होने लगी या बातें होने लग गई, फ्रांस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब गांव में भी इनकी टिप्पणियां होने लग गई या बातें होने लग गई थी। फिर उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। अब प्रेस की स्वतंत्रता के बाद यह हो चुका था कि अब कोई भी किसी भी मुद्दे पर क्या है, डिबेट कर सकता है, अपोजिंग कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है। ठीक है, अपने तर्क रख सकता है, ठीक है, विचार रख सकता है। तो वही हो रहा था। फिर प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश भी की। यानी हर कोई अपने क्या है, अब विचार वो व्यक्त कर रहा था, यानी प्रिंट माध्यम के से। ठीक है, अब हर कोई क्या अपने जो विचार थे वो क्या है, प्रकाशित करने लग गया, अपने विचारों को एक नई दिशा देने लग गया। ठीक है, हर कोई अपने क्या है, विचारों को क्या है, अब लिखकर अब प्रकाशित कर रहा था। और इस दृष्टिकोण से देखें तो सभी को अपनी राय पर या बातों पर सहमति जताने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग क्या है, जाने लग गए या फिर भाग लेने लग गए। हर कोई क्या है, अब हर कोई क्या है, अब सॉन्ग में या उत्सव में या जुलूसों में क्या है, हर कोई क्या है, बड़ी संख्या में क्या है, लोग भाग लेने लग गए। उसके बाद आगे देखते हैं। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखनों को समझने और उनसे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था। यानी कहने का मतलब, जब लोग इन नाटकों, सॉन्ग्स, गानों में या उत्सव में या जुलूसों में जब लोग अट्रैक्ट होने लगे या जाने लग गए बड़ी संख्या में, तो वहाँ पर क्या है, बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ थे या जो दार्शनिक लोग थे, ठीक है, राजनीतिक और दार्शनिक जो लोग थे बड़े बड़े, जो उनके द्वारा जो लिखे गए थे विचार, ठीक है, उन लेखनों को समझने में क्या है, लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, या ये एक उनकी तरफ खींचे जाने का एक तरीका था। क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था, क्योंकि उस समय जो पढ़े लिखे लोग थे कुछ ही लोग थे और उन्हीं के द्वारा क्या ये पढ़ा जा रहा था। ठीक है, और जो अनपढ़ थे, अशिक्षित लोग थे, उनको क्या ओरली उनको क्या बताया जाता था, सिखाया जाता था, और तभी जब वो सुनेंगे तभी क्या है, एकजुट होंगे। तो इसलिए ये काम
राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के द्वारा बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। थैंक यू। लास्ट पार्ट रहा है कॉन्क्लूजन, सारांश देखते हैं। फर्स्ट लाइन में ये बताया गया है 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है। उसके बाद उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, यानी आधुनिकीकरण करने का श्रेय नेपोलियन खुद को देता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लग गए। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उनकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। वे विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ, नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। तो ये आपका सारांश था पूरा चैप्टर का, जो कि मैंने सीधा सीधा बता दिया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना पूरा चैप्टर समझाया है, इसलिए मैंने इसको जल्दी से जल्दी ऐसे ही बता दिया। थैंक यू।